क्या आपने कभी सोचा है कि शेर की गर्जती दहाड़ या बाघ की फुर्ती के पीछे असल में क्या रहस्य छिपा है? हमें लगता है कि हम इन शिकारी जानवरों को बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बारे में आपकी कई धारणाएं महज सुनी सुनाई बातें या गलतफहमियां हैं। आज हम बड़ी बिल्लियों से जुड़े कुछ ऐसे अविश्वसनीय और अनसुने तथ्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। इस वीडियो के बाद आप इन्हें बिल्कुल नई नजरों से देखेंगे। हमने इन्हें हमेशा डॉक्यूमेंट्रीज में एक निपुण शिकारी के तौर पर देखा है, ताकतवर, तेज और कभी-कभी बेदर्द। लेकिन इनकी दुनिया कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। ये कहानियां हैं इनकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता, अनूठी खूबियों और यहां तक कि इनकी अप्रत्याशित कमजोरियों के बारे में। तो चलिए, इनके इस जंगली और मनमोहक संसार में गहराई से उतरते हैं। आइए, जानवरों की दुनिया के शायद सबसे जाने पहचाने चेहरे से शुरुआत करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और एक शेर की कल्पना करें। वह कहाँ है? सबसे अधिक संभावना है आपने घने, दुर्गम जंगल की कल्पना की होगी। आखिर बचपन से ही हम सबने यह वाक्य सुना है, शेर जंगल का राजा है। ये बहुत प्रभावशाली लगता है ना? लेकिन यहां आपके लिए पहला चौंकाने वाला तथ्य है। ये एक बिल्कुल मिथक है। शेर जंगलों में नहीं रहते, बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं। उनका साम्राज्य बिल्कुल अलग दिखता है। एक शेर का असली घर विशाल अफ्रीकी सवाना है। ये खुले मैदान है जहां कुछ कुछ पेड़ और झाड़ियां होती हैं। आखिर वहीं क्यों? कारण बहुत सीधा है। शेर सामाजिक शिकारी होते हैं जो मिलकर शिकार करते हैं, और उनकी रणनीति के लिए बड़े खुले मैदानों की आवश्यकता होती है। घने जंगल अपनी घनी वनस्पति के कारण शिकार को घेरने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। वहां झुंड के कार्यों का समन्वय करना मुश्किल है, और जिन बड़े जानवरों का वे शिकार करते हैं वे भी वहां बहुत कम मिलते हैं। तो फिर ये मिथक कहां से आया? शायद ये सब सांस्कृतिक रूढ़ियों और अनुवाद की गलतियों के कारण है। जंगल का राजा की उपाधि बहुत पुरानी है, और जंगल शब्द का इस्तेमाल पहले अक्सर किसी भी जंगली अनजाने इलाके को दर्शाने के लिए किया जाता था। तो याद रखें, वह सवाना का राजा है, जंगल का नहीं। यही उनका असली निवास स्थान, उनका घर और उनके शिकार का क्षेत्र है। आइए शेरों के बारे में और बात करें। उनका शानदार अयाल, गर्जनापूर्ण दहाड़। नर शेर एक आदर्श शिकारी, झुंड का मुखिया और मुख्य भोजन जुटाने वाले जैसा दिखता है। वह शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। यह मान लेना स्वाभाविक है कि वही अपने झुंड के लिए भोजन जुटाता है। लेकिन यहां भी हमें एक आश्चर्य मिलता है। अपनी पूरी शक्ति के बावजूद नर शेर काफी आलसी शिकारी होते हैं। भोजन जुटाने का मुख्य बोझ पहली नजर में नाजुक लगने वाली शेरनियों के कंधों पर पड़ता है। वही झुंड की असली पालनहार होती है। उनकी शिकार सिर्फ एक पीछा करना नहीं है, यह एक जटिल, सोची समझी रणनीति है। शेरनियां एक सुसंगठित टीम की तरह काम करती है, लगभग एक विशेष बल की टुकड़ी की तरह। वे शिकार को घेर लेती है, भागने के रास्ते बंद कर देती है और उसे एक जानलेवा जाल में फंसा लेती है। हर कोई अपनी भूमिका जानता है। वे नर शेरों से छोटी, तेज और अधिक अगोचर होती है, जो उन्हें आदर्श शिकारी बनाती है। तो फिर नर शेर क्या करता है? उसका मुख्य काम रक्षा करना है। वह दूसरे शेरों और लकड़बग्घों से क्षेत्र की रक्षा करता है, अपनी संतान की सुरक्षा करता है। उसका विशिष्ट अयाल और भारी वजन उसे घात लगाकर शिकार करने वाला एक बुरा शिकारी बनाते हैं। लेकिन वह अपनी ताकत का इस्तेमाल शिकार से प्रतिद्वंद्वियों को भगाने के लिए करता है, और अक्सर सबसे पहले खाता है। हाँ, सवाना का यही नियम है। लेकिन शेरनियों के सफल शिकार के बिना राजा के पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं होता। आइए, अब बात करते हैं धरती पर मौजूद सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति की, यानी बाघ की। जब आप यह शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? निश्चित रूप से उसकी शानदार नारंगी काले रंग की धारियों वाली खाल। यह पैटर्न बाघ की पहचान है। उसका अनोखा और आसानी से पहचाना जाने वाला लिबास। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, ये धारियां सिर्फ फर पर बनी कोई सतही डिजाइन नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही गहरा है।
एक अविश्वसनीय कल्पना कीजिए, अगर हम बाघ को शेव कर सके, जाहिर है केवल एक काल्पनिक स्थिति में, तो हम देखेंगे कि काली धारियां उसकी त्वचा पर भी मौजूद होंगी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये पैटर्न बाघ की त्वचा पर भी हूबहू बना होता है। त्वचा का रंग ठीक वैसा ही होता है जैसा कि उसके फर पर बनी धारियों का। हर काला बाल त्वचा के काले हिस्से से उगता है और हर हल्का बाल हल्के हिस्से से। इसका मतलब है कि धारियां उसके मूल स्वभाव का ही एक हिस्सा है। इससे भी बढ़कर हर बाघ की धारियां उतनी ही अनोखी होती है जितनी इंसानों के फिंगरप्रिंट। दुनिया में दो बाघ ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी धारियां बिल्कुल एक जैसी हो। यह वैज्ञानिकों को जंगली बाघों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है। तो बाघ की धारियां सिर्फ एक सुंदर फर नहीं है, बल्कि यही उसका जन्मजात पहचान पत्र और उसकी त्वचा पर लिखा एक बेहतरीन छला वर्ण भी है। एक आम धारणा है जिसे शायद हर कोई जानता है, बिल्लियां पानी से नफरत करती है। सिर्फ नहाने का ख्याल ही एक प्यारे से पालतू बिल्ली के बच्चे को फुफकारते हुए गुस्से के गोले में बदल सकता है। हम ये सोचने के आदी हैं कि यह नियम बिल्ली प्रजाति के सभी जीवों पर लागू होता है, लेकिन यह नियम तब पूरी तरह से बदल जाता है जब बात बाघों की आती है। यह विशालकाय जीव सिर्फ पानी से डरता नहीं, बल्कि इसे बेहद पसंद करता है। भारत या सुमात्रा जैसे गर्म इलाकों में पानी के स्रोत उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। बाघ शानदार तैराक होते हैं, बिल्ली प्रजाति के असली ओलंपियन। वे गर्मी से बचने के लिए घंटों तक ठंडी नदी में लेटे रह सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ निष्क्रिय आराम नहीं होता। बाघ चौड़ी नदियां पार करने में सक्षम होते हैं, शिकार या नए क्षेत्र की तलाश में पानी में कई किलोमीटर तक तैर सकते हैं। उनके शक्तिशाली पंजे किसी प्रभावी चप्पू की तरह काम करते हैं। कभी कभी तो वे शिकार का इंतजार पानी के पास ही करते हैं और उसे सीधे पानी में धकेलकर पकड़ डीडीडीएच लेते हैं। तो बिल्लियों और पानी के बारे में आप जो कुछ भी जानते थे, उसे भूल जाइए। एक बाघ के लिए पानी सिर्फ डर नहीं, बल्कि उनका अपना संसार, उनका दूसरा घर और एक सामरिक लाभ है। ज्यादातर लोग झट से उसके बड़े बड़े नुकीले दांत या उस्तरे जैसे तेज नाखून बताएंगे, और हाँ, ये वाकई जानलेवा हथियार है। लेकिन बाघ का सबसे खौफनाक, सबसे लकवाग्रस्त कर देने वाला हथियार उसकी दहाड़ है। और इसमें बात सिर्फ आवाज की ऊंचाई की नहीं है। बाघ की दहाड़ में कुछ ऐसा होता है जिसे हम सुन नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। ये है इंफ्रासाउंड तरंगे, इतनी कम आवृत्ति वाली आवाजें जो इंसानी कान की सुनने की क्षमता से परे हैं। लेकिन बाघ का शिकार इन्हें बखूबी महसूस करता है, और ये तरंगे जबरदस्त शारीरिक असर डालती हैं। ये सचमुच किसी जानवर को डर से लकवाग्रस्त कर सकती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इंफ्रासाउंड शिकार में पल भर का सदमा, सुन्नता और जड़ता पैदा करता है। जानवर अपनी जगह पर थम जाता है, हिलने डुलने में असमर्थ, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। यह एक अनमोल सेकंड बाघ के लिए दूरी कम करने और अपनी जानलेवा छलांग लगाने के लिए काफी से ज्यादा होता है। तो बाघ की दहाड़ सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं है, यह एक साइकोट्रॉनिक हथियार है जो शिकारी के शारीरिक वार करने से पहले ही उसकी तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। एशिया की हमारी यात्रा को यहीं विराम देते हुए अब हम एक नए महाद्वीप अमेरिका के घने जंगलों की ओर बढ़ते हैं। यह वह जगह है जहां नए संसार का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली शिकारी रहता है, जगुआर। पहली नजर में इसकी धब्बेदार खाल के कारण इसे तेंदुए से भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन इस समानता को आपको धोखा देने न दें। जगुआर शक्ति का एक बिल्कुल अलग स्तर है, और इसका सबसे बड़ा हथियार है इसके जबड़े। सभी बिल्ली प्रजातियों में शरीर के आकार के अनुपात में जगुआर का काटना सबसे शक्तिशाली होता है। शेर से ज्यादा, बाघ से ज्यादा इसके जबड़े तोड़ने और कुचलने के लिए ही बने हैं। जबकि अन्य बड़ी बिल्लियां अपने शिकार का गला दबाकर या उसकी सांस रोककर मारना पसंद करती है, जगुआर एक अनोखी और खौफनाक रणनीति का उपयोग करता है। यह अपने शिकार की खोपड़ी को भेद देता है। इसके नुकीले दांत आसानी से हड्डी को भेदते हुए
सीधे दिमाग में तत्काल और घातक वार करते हैं। यह अविश्वसनीय शक्ति इसे ऐसे शिकार का शिकार करने की अनुमति देती है जो अन्य शिकारियों के लिए अकल्पनीय है। कैमन, जिनकी चमड़ी कवच जैसी मोटी होती है, विशालकाय चूहे, जिन्हें कपिबारा कहा जाता है, और यहां तक कि कछुए भी, जिनके खोल को यह अखरोट की तरह तोड़ सकता है। जगुआर का काटना एक पूर्ण हथियार है जो जंगल की कठोर परिस्थितियों में शिकार के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। आइए इस अद्भुत शिकारी के नाम की उत्पत्ति पर थोड़ा और गौर करें। बाकी कई वैज्ञानिक नामों की तरह जैगुआर शब्द हमें लैटिन या ग्रीक से नहीं मिला। इसकी जड़ें दक्षिणी अमेरिका के उन मूल निवासी समुदायों की भाषाओं में हैं जो हजारों सालों से इस जानवर के साथ रह रहे थे, और यह नाम इसकी असली पहचान को बखूबी बयां करता है। टुपी गुआरानी इंडियंस की भाषा में इसे यागुआरा कहा जाता है, और इस शब्द का मतलब सिर्फ शिकारी या जानवर नहीं है। इसका अर्थ कहीं ज्यादा सटीक और डरावना है। इसका मतलब है वह जो एक ही छलांग में मार डाले, और यह कोई काव्यात्मक उपमा नहीं, बल्कि इसकी शिकार करने की शैली का सटीक वर्णन है। जैगुआर घात लगाकर हमला करने में माहिर होता है। यह घंटों तक पेड़ की डाल पर या घनी झाड़ियों में बिना हिले डुले बैठा रह सकता है, सही पल का इंतजार करता हुआ। जब शिकार काफी करीब आ जाता है तो यह एक बिजली की सी तेज, पूरी तरह से सोची समझी छलांग लगाता है, और ज्यादातर मामलों में यह एक छलांग ही काफी होती है। शिकार के पास बचने का कोई मौका ही नहीं बचता। यह नाम उस सम्मान और भय का प्रतीक है जो प्राचीन लोग इस बेहतरीन शिकारी के प्रति महसूस करते थे। उन्होंने इसकी शक्ति और अचूकता को देखा और उसे एक ही शब्द में समेट लिया, और ये बिल्कुल सच है। आइए अब पुराने महाद्वीप अफ्रीका और एशिया का रुख करें ताकि एक और धब्बेदार शिकारी से मिल सके, तेंदुए से। इसे अक्सर शेर या बाघ का छोटा भाई माना जाता है, लेकिन यह बिल्ली सचमुच जीवित रहने की एक प्रतिभाशाली है जिसकी अनुकूलन क्षमता का तो बस ईर्ष्या ही की जा सकती है। तेंदुआ शिकारियों की दुनिया में एक सर्वगुण संपन्न उस्ताद है। अपने ज्यादा विशिष्ट रिश्तेदारों के विपरीत वह किसी एक प्रकार के भूदृश्य से बंधा नहीं है। वह एक सच्चा विश्व नागरिक है। तेंदुए लगभग कहीं भी रह सकते हैं। आप उन्हें नामीबिया के तपते रेगिस्तानों में पा सकते हैं, जहां वे कम से कम पानी के साथ जीवित रहते हैं। वे घने उष्णकटिबंधीय जंगलों में भी खूब पनपते हैं, जहां उनकी धब्बेदार खाल एक आदर्श छद्मावरण का काम करती है। वे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और बर्फ को भी अच्छी तरह सहन कर लेते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है इंसानों के पास रहने की उनकी क्षमता। तेंदुए इतने गुप्त और सतर्क होते हैं कि वे भारत में मुंबई जैसे विशाल, घनी आबादी वाले शहरों के बाहरी इलाकों में रह सकते हैं। वे आवारा कुत्तों, मवेशियों और कचरे पर शिकार करते हैं, फिर भी पड़ोस में रहने वाले लाखों लोगों के लिए लगभग अदृश्य रहते हैं। यही अविश्वसनीय लचीलापन तेंदुए को ग्रह पर सबसे सफल बड़े शिकारियों में से एक बनाता है। हमने तेंदुए की अनुकूलनशीलता के बारे में पहले भी बात की है, लेकिन उसकी एक और विशेषता है जो बस कल्पना से परे है। वह है उसकी अविश्वसनीय, लगभग अलौकिक शक्ति। इस फुर्तीले और अपेक्षाकृत छोटे शिकारी को देखकर यह विश्वास कर पाना मुश्किल है कि वह कितनी ताकत रखता है। तेंदुआ कठोर प्रतिस्पर्धा की दुनिया में रहता है। अफ्रीकी सवाना में उसे लगातार अधिक बड़े और आक्रामक शिकारियों, शेरों और लकड़बग्घों के झुंडों के साथ अपना इलाका साझा करना पड़ता है, और अगर वह अपने शिकार को जमीन पर छोड़ दे तो उसे लगभग निश्चित रूप से चुरा लिया जाएगा। तो ऐसे में वह क्या करता है? वह बस उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते, पेड़ पर। और यहीं उसकी असाधारण ताकत दिखती है। तेंदुआ एक ऐसे जानवर के शव को ऊंचे पेड़ पर खींचने में सक्षम है जिसका वजन उसके अपने वजन से 2 और कभी-कभी तो 3 गुना ज्यादा होता है। जरा कल्पना कीजिए, 60 किलोग्राम वजन का एक तेंदुआ लगभग सीधी डाल पर चढ़ रहा है और अपने मुंह में 100 किलोग्राम वजन की एक हिरण को दबाए हुए है। यह शक्ति उसके मजबूत कंधों, गर्दन और शक्तिशाली जबड़ों में केंद्रित है।
तेंदुए के लिए पेड़ सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं है, बल्कि उसका अपना निजी भंडार गृह भी है। वह वहां अपने शिकार को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकता है। जब उसे भूख लगती है, तो वह नीचे उतरकर खाता है और आसपास के परेशान करने वाले पड़ोसियों से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये बचने की एक अनूठी रणनीति है, जिसके लिए सचमुच रैक्युलस जैसी असाधारण ताकत की जरूरत होती है। तो चलिए, अब जरा गति पर गौर करते हैं। जब हम धरती पर सबसे तेज जानवर ये वाक्य सुनते हैं, तो तुरंत हमारे मन में सवाना के ऊपर दौड़ते चीते की तस्वीर उभर आती है। और यह बिल्कुल सच है। चीता छोटी दूरी की दौड़ का बेजोड़ चैंपियन है। शिकार का पीछा करते समय यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और कुछ रिपोर्टों के अनुसार तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी। यह शहरों में चलने वाली ज्यादातर कारों से भी तेज है। सिर्फ 3 सेकंड में यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच जाता है। इतनी तेज रफ्तार पकड़ना तो कई स्पोर्ट्स कारों के लिए भी मुश्किल है। इसका पूरा शरीर गति के लिए एक आदर्श मशीन है। लंबी टांगे, लचीली रीढ़ और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए बड़े नथुने। लेकिन इस अविश्वसनीय क्षमता का एक दूसरा पहलू भी है। चीता एक स्प्रिंटर है, मैराथन धावक नहीं। वह इतनी जबरदस्त गति सिर्फ बहुत कम दूरी तक ही बनाए रख सकता है। आमतौर पर 400-500 मीटर से ज्यादा नहीं। उसकी दौड़ ऊर्जा का एक ऐसा धमाका है जो उसके शरीर को पूरी तरह थका देता है। शरीर का तापमान तेजी से बढ़ जाता है और सांस फूलने लगती है। अगर चीता उन कुछ सेकंड में शिकार को नहीं पकड़ पाता, तो उसे रुकना पड़ता है और अपनी ताकत फिर से पाने के लिए बहुत देर तक आराम करना पड़ता है। इसलिए उसका शिकार हमेशा एक जानलेवा दांव होता है। सब कुछ या कुछ नहीं। या तो जीत की बिजली जैसी छलांग, या पूरी तरह से थककर चूर हो जाना। हम बड़ी बिल्लियों को प्रकृति की सबसे खूंखार आवाजों में से एक जोरदार दहाड़ से जोड़कर देखने के आदी है। शेर की दहाड़, जो मीलों दूर से भी सुनाई देती है, जंगली शक्ति का प्रतीक बन गई है। ऐसे में यह मानना स्वाभाविक है कि सबसे तेज शिकारी चीता भी एक प्रभावशाली आवाज का मालिक होगा। लेकिन यहां हमें एक सबसे हैरान करने वाले और मजेदार तथ्यों में से एक का पता चलता है। चीते दहाड़ नहीं पाते, बिल्कुल नहीं। उनका स्वर यंत्र शेरों, बाघों या तेंदुओं से अलग बनावट का होता है, और जो आवाजें वे निकालते हैं, वे एक निर्दयी शिकारी की उनकी छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। दहाड़ के बजाय चीते कई तरह की आवाजें निकालकर संवाद करते हैं, जो किसी छोटे बिल्ली के बच्चे या यहां तक कि किसी चिड़िया के लिए ज्यादा उपयुक्त लगती है। जब वे असंतुष्ट होते हैं, तो वे फुफकारते हैं और नाक से तेज आवाजें निकालते हैं। लेकिन ज्यादातर वे चहकते हैं, फुसफुसाते हैं और पक्षियों जैसी छोटी पैनी चीखें निकालते हैं। खास तौर पर मादा चीता और उसके बच्चे इसी तरह संवाद करते हैं। और जब एक चीता संतुष्ट और आराम महसूस करता है, तो वह जोर जोर से घुरघुराने लगता है, बिल्कुल एक घरेलू बिल्ली की तरह, बस कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा जोर से। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। धरती पर सबसे तेज शिकारी, जो एक चलती कार को भी पीछे छोड़ सकता है, छांव में लेटा है और एक विशाल पालतू जानवर की तरह घुरघुरा रहा है। प्रकृति आश्चर्यों से भरी है ना? कभी चीते के चेहरे पर गौर किया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको एक ऐसी खासियत नजर आएगी जो उसे दूसरी बड़ी बिल्लियों से बिल्कुल अलग बनाती है। उसकी आंखों के अंदरूनी किनारों से मुंह तक तो साफ काली धारियां नीचे की ओर जाती है। ये धारियां बिल्कुल आंसुओं की लकीरों जैसी लगती है, मानो उसकी आंखों में थोड़ी उदासी छुपी हो। लेकिन ये धारियां सिर्फ कोई सजावट नहीं है, नहीं प्रकृति की कोई यूं ही बनाई हुई चीज, बल्कि ये एक बेहद असरदार हथियार है, जो उसके सफल शिकार के लिए बेहद जरूरी है। असल में ये उसके शरीर में बने हुए धूप के चश्मे हैं। दूसरी बिल्लियों से अलग, चीते ज्यादातर दिन में शिकार करते हैं और अपनी तेज नजर पर ही भरोसा करते हैं। लेकिन अफ्रीकी सवाना की तेज धूप आंखों में चकाचौंध पैदा करती है, जिससे तेजी से भागते शिकार पर ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है। और बस
यहीं ये काली धारियां अपना कमाल दिखाती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी अपनी आंखों के नीचे काला रंग लगाते हैं। ये गहरा पिगमेंट रंग सूरज की जरूरत से ज्यादा रोशनी को सोख लेता है, आंखों में पड़ने वाली चकाचौंध को कम करता है और चीते को चिलचिलाती धूप में भी साफ साफ देखने में मदद करता है। यह एक छोटी सी लेकिन कमाल की खासियत है जो उसे जिंदगी की इस दौड़ में एक निर्णायक बढ़त देती है। गर्म सवाना की कहानियों को यहीं छोड़ते हैं और अब रुख करते हैं मध्य एशिया के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की ओर। यहाँ चट्टानों और शाश्वत बर्फ के बीच पृथ्वी के सबसे मायावी और रहस्यमय जीवों में से एक रहता है, हिम तेंदुआ, जिसे इरबिस भी कहते हैं। यह इतने दुर्गम और कठोर इलाकों में रहता है कि जंगली प्रकृति में इसे देख पाना अनुभवी वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसी वजह से स्थानीय लोग इसे पहाड़ों का भूत कहते हैं और यह नाम उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उसकी धूसर भूरे रंग की फर, जिस पर गहरे रोसेट नुमा धब्बे होते हैं, एक बेहतरीन छलावरण का काम करती है। काई से ढकी चट्टानों और धूसर पत्थरों के बीच ये लगभग अदृश्य हो जाता है। यह आपसे कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठा या लेटा हो सकता है और आपको इसका एहसास तक नहीं होगा। परिदृश्य में घुल मिल जाने की यह क्षमता इसे अपनी शिकार, पहाड़ी बकरियों और भेड़ों के बेहद करीब पहुंचने का मौका देती है, इससे पहले कि यह अपनी तीव्र छलांग लगाए। यह खामोशी से चलता है, एक परछाई की तरह, मानो कहीं से प्रकट होता है और कहीं गायब हो जाता है। हिम तेंदुए से सामना करना असल में इन जंगली पहाड़ों की सच्ची आत्मा से मिलने जैसा है। एक खामोश और घातक आत्मा से। ऊंचे पहाड़ों की भीषण ठंड में, जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर सकता है, जीना आसान नहीं। लेकिन हिम तेंदुआ इन चरम परिस्थितियों के लिए एकदम सही बना है और उसके पास कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं हैं जो इसमें उसकी मदद करती हैं। सबसे पहले उसके पंजों को देखिए। वे बहुत बड़े, चौड़े और गद्देदार होते हैं, जिन पर घने रोए होते हैं, यहां तक कि पंजों के बीच में भी। यह यूं ही नहीं है। ये पंजे प्राकृतिक स्नोशू का काम करते हैं, जो तेंदुए के वजन को बराबर बांटते हैं, जिससे वह गहरी और नरम बर्फ में धंसता नहीं। यही घने रोए उसे ठंड से बचाते हैं और फिसलन भरी चट्टानों व बर्फ पर उसकी पकड़ भी मजबूत बनाते हैं। दूसरा, उसकी पूंछ। हिम तेंदुए की पूंछ बहुत लंबी और मोटी होती है, जो लगभग उसके शरीर जितनी ही लंबी होती है। ये एक साथ कई महत्वपूर्ण काम करती है। चट्टानों पर उछलते कूदते समय ये पूंछ संतुलन बनाए रखने वाले बैलेंसर और दिशा बदलने वाले स्टीयरिंग की तरह काम करती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेंदुआ आराम करते समय इसका उपयोग कैसे करता है। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वह अपनी घनी पूंछ को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है, जिससे उसकी नाक और मुंह अच्छी तरह से ढक जाते हैं। यह एक गर्म स्कार्फ की तरह काम करता है, जो सांस लेते समय अंदर जाने वाली बर्फीली हवा को गर्म कर देता है। ठंडी से भरी ऐसी दुनिया में जीने का यह एक सरल और शानदार तरीका है। हमने पहले भी बताया है कि कुछ बड़ी बिल्लियां दहाड़ती है और कुछ गुरगुराती है, जैसे चीता गुरगुराता है जबकि शेर दहाड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वे दोनों काम एक साथ क्यों नहीं कर सकते? शायद लगता होगा कि यह सिर्फ आदत या आकार का मामला है, पर असल में इसके पीछे एक मूलभूत शारीरिक अंतर है और यह सब एक छोटी सी हड्डी की वजह से होता है। इसे हायोइड हड्डी कहते हैं। यह हड्डी गले में होती है और स्वर यंत्र, लैरिंक्स और जीभ को सहारा देती है। और विभिन्न प्रकार की बिल्ली प्रजातियों में इसकी संरचना अलग अलग होती है। तथाकथित दहाड़ने वाली बिल्लियों में, जिनमें शेर, बाघ, तेंदुआ और जगुआर शामिल है, यह हड्डी पूरी तरह से अस्थिरूप हड्डीनुमा नहीं होती है। इसकी जगह इसका कुछ हिस्सा एक लचीले स्नायुबंध लिगामेंट से बना होता है। यह लचीली संरचना स्वरयंत्र को हिलने और कंपन करने देती है, जिससे वह नीची, गहरी और शक्तिशाली धाड़ निकलती है। वहीं गुरगुराने वाली बिल्लियों में, जैसे प्यूमा, लिनिक्स, चीता और हमारा हिम तेंदुआ, हायोइड हड्डी ठोस और पूरी तरह से अस्थिर रूप होती है।
यह स्वर यंत्र को मजबूती से एक जगह पर स्थिर रखती है। ऐसी बनावट दहाड़ने की अनुमति नहीं देती, लेकिन उन कंपनों को पैदा करने के लिए एकदम सही है, जिन्हें हम गुरगुराहट के रूप में सुनते हैं। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि शरीर रचना में एक छोटी सी बारीकी कैसे किसी जानवर की क्षमताओं को मौलिक रूप से बदल देती है। तो अब हमारे पास एक सीधा साधा नियम है जो इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा देगा। इसका सारा रहस्य हमारी कंठ की हड्डी यानी हायोइड बोन की बनावट में छिपा है। याद है ना? ये ऐसा है जैसे विकास के पथ पर एक ऐसा मोड़ आ गया हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। या तो आप खूंखार दहाड़ का रास्ता चुनते हैं या फिर सुकून भरी गुर्राहट का। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। आइए इस बात को और पक्का करते हैं। बड़ी चार दहाड़ने वाली बिल्लियां हो जो पैंथेरा वंश से संबंधित हैं, वे हैं शेर, बाघ, तेंदुआ और जगुआर। इनकी लचीली कंठ की हड्डी ही इन्हें वो मशहूर धरती कंपा देने वाली दहाड़ निकालने में मदद करती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि हिम तेंदुए को भी पहले इसी वंश में गिना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो दहाड़ ही नहीं पाता। वहीं गुर्राने वाली बिल्लियों के क्लब में बाकी सभी शामिल हैं, जैसे प्यूमा, चीता, लिंक्स, काराकल और जाहिर है हमारी प्यारी घरेलू बिल्लियां भी। इनकी कंठ की हड्डी मजबूत और कठोर होती है, जो इन्हें वो मीठी गुर्राहट निकालने में तो मदद करती है, लेकिन इन्हें असली दहाड़ लगाने की क्षमता से वंचित कर देती है। तो अगली बार अगर आप किसी गुर्राते हुए बाघ या दहाड़ती हुई प्यूमा की कहानी सुने, तो समझ जाइएगा ये बस एक कोरी कल्पना है। शारीरिक रूप से एक साथ दोनों काम करना असंभव है। प्रकृति ने उन्हें एक स्पष्ट विकल्प दिया है, या तो डरावनी दहाड़ या फिर प्यार भरी गुर्राहट। आज हम जानवरों की दुनिया के सबसे रहस्यमय और आकर्षक जीवों में से एक ब्लैक पैंथर के बारे में बात करेंगे। मोगली का बकीरा, जो अपनी शान और छिपे हुए खतरे का प्रतीक है। यह छवि हमारी संस्कृति में इतनी गहराई से समा गई है कि बहुत से लोग मानते हैं कि ब्लैक पैंथर बिल्लियों की एक अलग स्वतंत्र प्रजाति है। लेकिन अब एक बात है जो शायद आपको हैरान कर दे। जैविक वर्गीकरण में ब्लैक पैंथर नाम का कोई जानवर अस्तित्व में ही नहीं है। ये कोई प्रजाति नहीं है, ये उपप्रजाति भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? ब्लैक पैंथर केवल उन तेंदुओं या जगुआरों के लिए एक सामान्य नाम है जिनमें मेलानिज्म नामक एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन हुआ है। मेलानिज्म अल्बिनिज्म का ठीक विपरीत है। यह मेलानिन नामक पिगमेंट के अत्यधिक उत्पादन का कारण बनता है, जिससे जानवर का फर कोयले जैसा काला हो जाता है। यदि आप तेज रोशनी में किसी ब्लैक पैंथर को ध्यान से देखें, तो आपको उसकी गहरे रंग की खाल पर मुश्किल से दिखाई देने वाले और भी गहरे धब्बे नजर आएंगे। वही पैटर्न जो तेंदुए या जगुआर में होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक पैंथर एशिया और अफ्रीका में सिर्फ एक गहरे रंग का तेंदुआ है, या दक्षिण अमेरिका में एक गहरे रंग का जगुआर। यह वही प्रजाति है, बस एक अलग, अधिक गहरे और सुंदर रूप में। जब हम अनोखे रंग रूप की बात कर रहे हैं, तो एक और मशहूर छवि सफेद बाघ पर भी नजर डालते हैं। अपनी दूधिया सफेद फर, तीखी नीली आंखों और काली धारियों से यह सबका मन मोह लेता है और मोहित कर देता है। दुनिया के कई चिड़ियाघरों को ऐसे दुर्लभ और खूबसूरत जीव को अपने पास रखने पर गर्व है, और यहीं फिर से कुछ भ्रांतियां सामने आती हैं। इनमें से सबसे आम धारणा यह है कि सफेद बाघ दरअसल एल्बिनो होते हैं। एल्बिनिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक रंग द्रव्य पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। एल्बिनो जानवरों की फर सफेद, त्वचा गुलाबी और आंखें लाल होती हैं। लेकिन सफेद बाघ को ध्यान से देखिए, उसमें काली धारियां होती हैं, जिसका मतलब है कि उसके शरीर में रंग द्रव्य मौजूद है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी आंखें नीली होती हैं, लाल नहीं। यही मुख्य अंतर है। बाघ का सफेद रंग एक और बहुत ही दुर्लभ अप्रभावी उत्परिवर्तन का परिणाम है, जिसे ल्यूकिज्म कहा जाता है। ल्यूकिज्म के कारण रंग द्रव्य में आंशिक कमी आती है, न कि पूरी तरह से अनुपस्थिति। यही वजह है कि सफेद बाघों की काली धारियां और आंखों का रंग बना रहता है,
जंगली वातावरण में यह उत्परिवर्तन बेहद दुर्लभ है, क्योंकि सफेद रंग छलावरण में बाधा डालता है। आज हम जितने भी सफेद बाघ देखते हैं, वे लगभग सभी कैद में रहते हैं और 20वीं सदी के मध्य में भारत में पकड़े गए एक ही पूर्वज की संतानें हैं। सभी बिल्ली प्रजातियों को, चाहे वह छोटा सा पालतू बिल्ली का बच्चा हो या विशाल अमूर बाघ, एक साथ जोड़ने वाली मुख्य विशेषताओं में से एक उनकी अविश्वसनीय दृष्टि है। खासकर जब बात अंधेरे की आती है, तो यह क्षमता और भी कमाल की हो जाती है। हम इंसानों के लिए रात अनिश्चितता और छिपे हुए खतरों से भरी होती है, लेकिन बिल्लियों के लिए यह शिकार का आदर्श समय है। उनकी आंखें प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। वे इस तरह से बनी है कि बहुत कम रोशनी में भी ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को अपनी ओर खींच सके। सबसे पहले उनके पुतले, आंखों की पुतलियां, उनके सिर के आकार के अनुपात में काफी बड़े होते हैं। ये इतनी ज्यादा फैल सकती है कि प्रकाश को अंदर लेने के लिए एक आदर्श गोल खिड़की बन जाए। दूसरा, उनकी आंखों की रेटिना के पीछे एक विशेष परावर्तक परत होती है, जिसे टैपेटम कहते हैं। यह परत एक शीशे की तरह काम करती है, जो प्रकाश रेटिना से गुजर जाता है और अवशोषित नहीं हो पाता। वह टैपेटम से टकराकर वापस प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं पर पड़ता है। इससे उन्हें हर एक फोटोन को पकड़ने का दूसरा मौका मिल जाता है। इसी टैपेटम की वजह से जब अंधेरे में बिल्लियों की आंखों पर रोशनी पड़ती है, तो वे इतनी चमकदार दिखाई देती हैं। इन सभी खासियतों की वजह से बड़ी बिल्लियों की रात की दृष्टि इंसानों से करीब 6 गुना ज्यादा पैनी होती है। वे शाम और रात के समय दुनिया को सिर्फ काले सफेद में नहीं, बल्कि ग्रे के कई शेड्स में अविश्वसनीय स्पष्टता और बारीकियों के साथ देख पाती है। यह क्षमता उन्हें अपने शिकार पर एक बहुत बड़ा लाभ देती है, जिससे वे रात के असली राजा बन जाते हैं। और अब हम आते हैं अंतिम पर उतने ही दिलचस्प तथ्य पर। चलिए सीधे एक बड़ी बिल्ली के मुंह में झांकते हैं। डरावने नुकीले दांतों के अलावा उनके पास एक और कमाल का औजार है, उनकी जीभ। अगर आपने कभी किसी पालतू बिल्ली की जुबान महसूस की है, तो आप जानते होंगे कि वह छूने में बहुत खुरदरी होती है, जैसे सैंडपेपर। अब इसी एहसास को दसियों गुना बढ़ा हुआ महसूस करने की कल्पना कीजिए। शेर या चीते की जुबान सैकड़ों छोटे, कठोर, पीछे की ओर मुड़े हुए कांटेदार उभारों से ढकी होती है। इन्हें पैपिला कहते हैं और ये केराटिन से बने होते हैं, वही प्रोटीन जिससे हमारे नाखून और उनके पंजे बनते हैं। यह जीभ एक बहुउद्देशीय औजार है। सबसे पहले यह अपनी खाल को संवारने के लिए एक आदर्श ब्रश की तरह काम करती है, लेकिन इसका मुख्य और सबसे प्रभावशाली कार्य खाने के दौरान सामने आता है। जब शिकारी अपने शिकार तक पहुंचता है, तो उसकी जीभ एक असली कद्दूकस में बदल जाती है। ये कठोर पैपिला उसे हड्डियों से मांस को आखिरी कण तक खुरच कर निकालने में मदद करते हैं। कोई भी, यहां तक कि छोटा सा टुकड़ा भी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा यह खुरदरी जीभ फिसलन भरे मांस को मजबूती से पकड़ने और पानी को कुशलता से चाटने में भी सहायक होती है। तो यह दिखने में साधारण सा अंग वास्तव में जीवित रहने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण औजार है। ये उन्हें पकड़े गए हर शिकार से अधिकतम पोषक तत्व निकालने में सक्षम बनाता है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक काला तेंदुआ जो असल में तेंदुआ नहीं है, एक सफेद बाघ जो एल्बिनो नहीं है, एक चीता जो दहाड़ने के बजाय पक्षी की तरह चहकता है, और एक बाघ जिसकी दहाड़ आपको उसे देखने से पहले ही आपके दिल की धड़कन रोक सकती है। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि हमारी जानी पहचानी छवियों को पूरी तरह से तोड़ते हैं। हम तस्वीरों में शक्तिशाली जानवरों को देखते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इस शक्ति के पीछे अनोखे जैविक तंत्र छिपे हैं, जो उन्हें वास्तव में अविश्वसनीय बनाते हैं। यह साबित करता है कि प्रकृति सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारक है और उसकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं भी रहस्यों से भरी हैं। बड़ी बिल्लियों की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत निकली है। वे सिर्फ तो शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि विकास के जीवित शाहकार हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप और भी अद्भुत खोजों को न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल। बड़ी बिल्लियों के बारे में किस तथ्य ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? या शायद आप उनके बारे में कुछ और अविश्वसनीय जानते हैं? टिप्पणियों में इसके बारे में लिखें। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।